हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हो मित्रों। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। पहली चीज तो ये कि ये जो टॉपिक है ये जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई मेन में इसका क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है। अब जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हमने उसकी खूब सारी 6-7 प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी, सॉरी एप्लीकेशंस हमने सीखी थी। अब ये जो है सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इतना भारी भरकम नाम है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स मेथड से, एक डिटर्मिनेंट मेथड से। जो डिटर्मिनेंट मेथड है वो भी एक एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है, बट क्योंकि वो एक पूरा का पूरा टॉपिक है ये एक, तो इसको इसलिए हम अलग से पढ़ रहे हैं। दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स से भी इसको कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे आज डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। तो सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हम पहले सीख रहे हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। लिख लेना, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, या पहले ऐसा लिख लो, इट कैन बी डन बाय टू वेज। फर्स्ट बाय डिटर्मिनेंट मेथड और दूसरा बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय डिटर्मिनेंट मेथड और सेकंड बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हम पहला जो है वो सीख रहे हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, और ये जो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड है, इस मेथड को क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। क्रैमर्स रूल, ये मैथमेटिशियन के नेम के ऊपर है, क्रैमर्स रूल। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेंट मेथड है ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड एग्जाम के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये वाला बोर्ड के सिलेबस में है, ठीक है। तो ये जो है ये सिर्फ जेई के सिलेबस में या फिर जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बिट्स वगैरह, ठीक है। तो आज हम पहले ये वाला सीख रहे हैं, और ये जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई मेन में इसका क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद solution of a system of simultaneous linear equations by determinant method which is called Cramer's rule। तो ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं Cramer's rule। अब पहली चीज तो ये जो हमने इतना बड़ा टॉपिक लिखा है इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसकी डिग्री 1 हो। हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन मोर देन वन वेरिएबल। जैसे पहले दो वेरिएबल की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा लिखा है 2x + 3y = 5। एक और इक्वेशन है, मान लो x + 2y = 3। तो ये क्या है, दीज आर टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से -y आएगा, यहाँ से -6 यानी -1 बन जाएगा, तो y की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, मान लीजिए यहाँ पुट कर दी तो x भी 1 आ गया। तो यानी इस वाले इक्वेशन से हमारे पास x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया। सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये तो मतलब ये क्या है, ये हमने दो इक्वेशन, दो वेरिएबल थे, उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस मतलब दो हैं, ठीक। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हमारे को वैसे ही आता है। तो इस भाई साहब ने कौन सी बड़ी बात बता दी। देखो अभी तो हमने सिंपल सा केस लिया है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। चलो इसी में एक और केस देखते हैं। मान लो अब इक्वेशन है 2x + 3y = 5, एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 4x + 6y = 7। अब x और y की वैल्यू जरा निकाल के बताओ, निकालो एक बार, अब ट्राई करो। अब आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहां पर तो आ गया 0, यहां पे आ गया -3, तो 0 = -3 तो भाई हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट पॉसिबल। तो मतलब यहां से आंसर क्या आएगा, दिस इज नो सॉल्यूशन। मतलब फॉर नो वैल्यूज ऑफ x एंड y these two equations can be satisfied simultaneously। जैसे अगर आप इसको देखो भाई, आप x को 1 ले लो, y को 1 ले लो, सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जब x और y 1 है तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मतलब x और y की कोई भी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली, एक साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर पाए। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक और केस देखते हैं, 2x + 3y = 5, और एक और ले लेते हैं, मान लो 4x + 6y = 10। अब अगर हमें बोले x और y की वैल्यू निकालो, अब क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, 0 = 0,
इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिकली? दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। 11th क्लास में पढ़ा था। आइडेंटिटी का मतलब एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल या वेरिएबल्स। जैसे इसमें दो वेरिएबल है, मतलब x और y को आप कुछ भी लो, मतलब कुछ भी लो तो नहीं बोलना चाहिए, x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एन इक्वेशन विच इज ट्रू विच हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने x को 1 ले लिया, y को 1 ले लिया, सेटिस्फाई कर रहा है, यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप x y को कुछ भी ले लो। इसको सिंपल सा करने का तरीका क्या है? जब भी हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि ये देखो एक्चुअल में क्या है, इसमें से भी अगर आप 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, डिफरेंट इक्वेशन तो बने नहीं ना, तो सेम ही इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में डिफरेंट चीज है ही नहीं, वो अल्टीमेटली सेम ही चीज निकल के आ रही है। तो अब अगर हमें इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एक्सप्रेस करने हो, क्योंकि इनफाइनाइट तो भाई बहुत सारे हैं, आप एक्सप्रेस करने हैं, तो कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो यानी यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y बाई 2। तो आपने मान लो x को y को 0 लिया, तो x क्या आ गया 5 बाई 2, सेटिस्फाई करेगा। दोनों को पुट करके देख लेना। मतलब क्या है कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y की अलग अलग वैल्यूज के लिए x की अलग अलग वैल्यू आती रहेंगी। आप y को 0 लो, x निकल जाएगा, y को 1 लिया, x निकल जाएगा, y को 10 लिया तो कॉरेस्पॉन्डिंग उसके x निकल जाएगा, y को -5 लो, कॉरेस्पॉन्डिंग उसके x निकल जाएगा, y को 1/2 लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x निकल जाएगा। मतलब यहां से x और y के हमारे पास में डिफरेंट यानी इनफाइनाइट जो है पेयर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि दो इक्वेशन, दो वेरिएबल अगर दे रखी हैं, तो यानी ये जो हम सिंपल सा केस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही निकल के आएगा, x और y निकाल लिया सॉल्व करके। हो सकता है कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है कि उसका कोई भी सॉल्यूशन ना आए, और हो सकता है कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। तो इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है, यहां पे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो हैं, अब अगर हमें एक आ जाए कि बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो कुछ 2-4 बताओ तो सही भाई, बहुत सारे हैं 2-4 तो हम सारे के सारे बता सकते हैं, सारे के सारे मतलब इनफाइनाइट वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्रेशन से। कैसे? यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये इसी को दोबारा से लिख रहे हैं 5 माइनस 2y बाई 2, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि y को कुछ k मान लिया वेयर k बिलोंग्स टू r, और x को फिर लिख दिया 5 माइनस 3k बाई 2, तो ये x आ गया, y इज इक्वल टू k वेयर k बिलोंग्स टू r। मतलब k तो कोई भी रियल नंबर ले लो, अब k के डिफरेंट आपने k को 0 लिया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या आ जाएगा 5/2, y आ जाएगा 0। k को आपने 1 लिया तो x भी 1, y भी 1, तो 1,1 वही सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ भी लोगे, k की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो x और y की कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास में डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी। तो यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को एक सिंगल एक्सप्रेशन से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पैरामीटर की फॉर्म में। पैरामीटर मतलब विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स हैं, तो उसके जरूरी नहीं है कि इस टाइप के ही सॉल्यूशन बने जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। हो सकता है वो ऐसा केस हो सकता है वो ऐसा हो सकता है वो ऐसा हो, ठीक है। लेकिन अब ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला केस तो बड़ा आसान होता है, इसको ऐसे ही कर सकते हैं बिना कोई रूल वगैरह यूज किए, समझ सकते हैं इसको। बट अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आ जाए तो समस्या थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब और अगर ज्यादा हो तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल हो, या फिर n इक्वेशन n वेरिएबल हो, तो अब हर केस में इक्वेशन को ऐसे ये नहीं कर 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट किया सॉल्व करके गया। जब बहुत सारी इक्वेशन है तो उसमें परेशानी आती है, तो उस टाइप की कैलकुलेशंस को या इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रैमर्स रूल यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में तो 3/3 तक ही है, जेई के सिलेबस में ये वाला टॉपिक सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने 2/2 से स्टार्ट किया। अब देखो इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी समझते हैं। ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की, 11th में पढ़ा है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास में x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि एक लाइन मान लो ये है, दूसरी लाइन मान लो ये है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए क्या है ये यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ऐसा पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी अगर बात करें तो ये देखो
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये पैरेलल लाइन वाला कुछ याद आ रहा है कि ये दोनों लाइंस तो पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस का तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसको और इसको एक साथ सेटिस्फाई कर जाए, तो इसलिए क्या आया, नो सॉल्यूशन। ये ज्योमेट्रिकल इसका कोरिलेशन है कि एक्चुअल में हो क्यों रहा है ऐसा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसको। अच्छा, तीसरा केस ये देखो, ये और ये तो एक जैसी चीज लिख रही है, इसमें से 2 कॉमन लेके हटा दें तो क्या बन गया, ये तो वही सेम इक्वेशन बन रही है। तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सीखा था 11th में, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, तो वो क्या होती हैं, को इंसिडेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी उसके ऊपर है, क्या है, को इंसिडेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें तो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसलिए निकल के आ रहा है। ठीक है, अब जैसे पहले बताया कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं, तो ऑब्जर्व करके आराम से बता सकते हैं कि क्या होगा, क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्या नो सॉल्यूशन होगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। बट अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा आ जाएं तो कैसे करते हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इसी सिंपल सी चीज को डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से कैसे करते हैं वो सीखेंगे। मतलब ये चीज, ये तो हमने वैसे ही कर लिया कैलकुलेशन, डिटर्मिनेंट से अगर सेम कैलकुलेशन करनी होती तो कैसे करते, और फिर कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में उसी चीज को फिर हम एक्सटेंड कर देंगे टू 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। ठीक है, समझ में आई बात सभी को। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं क्रैमर, ये तो अब इसकी भूमिका है कि मतलब किस काम आता है, हमारे को क्या काम आता है, ये बताता है कि कोई भी अगर हमारे पास में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे। पहली बात तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होंगे, और अगर जो भी होंगे उनको निकालते कैसे हैं, वो सब इससे अब सीख रहे हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो पहले 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में सीख रहे हैं। ठीक, चलो अब फॉर एग्जांपल मान लो इन जनरल 2 इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये 2 इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करना चाहते हैं, पहली चीज तो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि सॉल्यूशंस का नेचर कैसा होगा, क्या यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्या नो सॉल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, ये वैसे इसके बिना भी कर सकते हैं, अभी सीखा हमने बिकॉज आसान केस है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अभी, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे टू मोर देन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहली चीज तो कि सॉल्यूशन कैसे होंगे, और जो भी होंगे वो निकालेंगे कैसे, मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइट आ रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें कुछ स्टेप्स करना है हमारे, इसमें कुछ स्टेप्स करने हैं। क्या, सबसे पहले एक हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे डेल्टा, विच विल कंप्राइज ऑफ द कोफिशिएंट्स a1 b1 a2 b2, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसके बाद एक हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 कैसे आएगा, इसके फर्स्ट कॉलम को, यानी कि इसके फर्स्ट कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर दो, मतलब c1 c2 b1 b2। ठीक है, और सिमिलरली एक हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे डेल्टा 2, उसमें क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट्स वाला था इसके सेकंड कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर देंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज a1 a2 c1 c2। ठीक है, ये मेथड सीख रहे हैं, इसके स्टेप्स सीख रहे हैं, इसका प्रूफ दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप, मतलब जितना हम पढ़ रहे हैं उसमें कवर नहीं हो पाएगा। हाँ, उसका हम कॉन्सेप्ट सारा समझेंगे कि कैसे कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक डिटर्मिनेंट लिखा डेल्टा विच कंसिस्ट ऑफ द कोफिशिएंट्स a1 b1 a2 b2, फिर डेल्टा 1 इससे बनाया, क्या किया, रिप्लेस द फर्स्ट कॉलम ऑफ डेल्टा बाय द राइट हैंड साइड, फिर और सेकंड कॉलम एज इट इज, फिर डेल्टा 2 एक और डिटर्मिनेंट लिखा, क्या से, रिप्लेस द सेकंड कॉलम ऑफ डेल्टा बाय द राइट हैंड साइड। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। फिर हमने क्या करना है, स्टेप 2। ठीक है, इनकी वैल्यूज भी यहां पे निकाल लेंगे, डेल्टा जो भी आएगा, ये भी जो भी वैल्यू आएगी निकाल लेंगे। अब देखो डेल्टा को देखेंगे, अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी या नहीं आएगी, ये हो सकता है, या तो 0 आएगी या नहीं आएगी। अब अगर डेल्टा 0 नहीं आया, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन लिख लेना, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, then the system of equations has a unique solution given by x is equal to delta 1 upon delta and y is equal to delta 2 upon delta।
ठीक है, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ठीक है, आता कैसे है ये समझते हैं। देखो इसका रीजन अभी आगे, बाकी कैसे भी आगे पढ़ते हैं। ये कैसे आया, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। देखो डेल्टा ये था, ठीक है, इसको यहां समझते हैं। डेल्टा लिखा हुआ है, अगर हम डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को x से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा बनेगा। डिटर्मिनेंट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1/x आएगा भाई। ठीक, इस x को इधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा इंटू एक्स, और ये आ गया a1x b1 a2x b2। अब हम क्या करें, C1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 में y टाइम्स ऑफ C2 ऐड कर दें। इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें y से मल्टीप्लाई करके इसको हमने इसमें ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू a1x प्लस b1y, यहाँ पे b1 एज इट इज, यहाँ पर आ जाएगा a2x प्लस b2y, ये b2 एज इट इज। लेकिन a1x प्लस b1y तो किसके बराबर है, c1 के, और सिमिलरली a2x प्लस b2y किसके बराबर है, c2 के। तो यानी यहां से हमारे पास आया डेल्टा x इज इक्वल टू c1 b1 c2 b2, ये बना। और ये तो क्या है, ये तो डेल्टा 1 है। तो ये डेल्टा 1 यानी डेल्टा इंटू एक्स किसके बराबर आ गया, डेल्टा 1, तो x किसके बराबर आ गया, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। ये इसका रीजन है कि ये कैसे आया, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हमारे को y डिराइव करना हो, y निकालना हो कि y कैसे आया, तो अब देखो, अब अपने आप सोच सकते हैं, इसको पूरा नहीं करेंगे, समझ लो। डेल्टा ये था, अभी हमने x निकालना था तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को x से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट इस वाले में क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y से यहाँ पे डिवाइड होगा, वो नेक्स्ट स्टेप में y इधर आ जाएगा, यहाँ पे y डेल्टा बनेगा, यहाँ पे a1 a2 आएगा, यहाँ पे b1y b2y आएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस स्टेप के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा a1 a2 b1y b2y। फिर क्या करेंगे, जैसे इसमें किया है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो वापस यही बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे c1 c2 आ जाएगा, यहाँ पे c1 c2 आया, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, डेल्टा 2। तो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा 2, तो यहाँ से कुल मिला के y आ जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो मतलब क्या है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये तीन हमने डिटर्मिनेंट्स बनाए। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आई तो यूनिक सॉल्यूशन है गिवन बाय x ये y ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप 3, ठीक है, ये तो था कि आया कैसे, इसका रीजन था। अब स्टेप 3, अब डेल्टा अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, डेल्टा 0 होगा। फिर अगर 0 नहीं है तो सॉरी ये होगा, अगर ये वाला केस नहीं है तो क्या हो जाएगा, फिर डेल्टा 0 होगा। अब अगर डेल्टा 0 है तो फिर दो बातें हो सकती हैं, क्या कि नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। कैसे, अब डेल्टा अगर 0 आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे इनकी वैल्यूज, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यूज। क्योंकि देखो डेल्टा अगर वैसे भी इसमें देखो, डेल्टा अगर 0 आ गया तो यहां से तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यूज चेक करेंगे। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यूज जब चेक की तो हो सकता है कि भाई ये भी 0 आए या फिर 0 नहीं आए, ठीक है। तो 0 आए या नहीं आए, अब इसमें क्या करना है कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन, इसे क्या गए लिख रहे हैं यहाँ पे, देन चेक द वैल्यूज ऑफ, लिख लेना, देन चेक द वैल्यूज ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, चेक द वैल्यूज ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, ठीक। अब इसी में फर्स्ट केस, इफ एट लीस्ट वन ऑफ, लिख लेना, if at least one of delta 1 or delta 2 is not equal to 0, if at least one of delta 1 or delta 2 is not equal to 0, then the given system of equations has no solution. No solution मतलब अगर तो
डेल्टा वन या डेल्टा टू या दोनों भी हो, इफ एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन और डेल्टा टू जीरो नहीं आ रहा, मतलब डेल्टा तो जीरो है लेकिन डेल्टा वन और डेल्टा टू में से कोई भी एक या दोनों ही नॉन जीरो आ गए तो यानी कि नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या हो सकता है कि डेल्टा वन भी जीरो हो जाए, डेल्टा टू भी जीरो हो जाए। भैया तो दोनों जीरो होंगे या हो सकता है दोनों जीरो नहीं हो, एक जीरो हो एक नॉन जीरो हो या दोनों नॉन जीरो हो। तो अगर दोनों जीरो हो गए तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख लो, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब डेल्टा वन भी जीरो, डेल्टा भी जीरो, डेल्टा टू भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो बाय जीरो टाइप का कुछ बन रहा है। तो इस अगर ऐसा कुछ बन जाए तो फिर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। ठीक, और अगर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें निकालने हो, ठीक है, आगे लिख लो, इन ऑर्डर टू फाइंड दोज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इन ऑर्डर टू फाइंड दोज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, put any one of the variable, put any one of the variable, ब्रैकेट में लिख लो से y, कोई सा भी हो वैसे, से y इक्वल टू k, where k belongs to r, जैसे शुरू में बताया था। ठीक है, and express the other variable, and express the other variable ब्रैकेट में that is x, क्योंकि इसको हमने y को हमने k पुट किया, and express the other variable that is x in terms of y, in terms of y। ठीक है, तो x y के टर्म में आएगा, जैसे इसको इधर ले जाएं तो c1 माइनस b1y डिवाइड बाय a1, ये क्या बन गया, x आ गया। ठीक है, लेकिन y को तो हमने k माना था तो क्या कहलाएगा, वो कुल मिला के क्या बनेगा, a1 माइनस b1 k डिवाइड बाय a1। ठीक है, वो क्या आ गया x, और y क्या है k, वेयर k इज एनी रियल नंबर। फिर क्या लिखेंगे, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ k वी विल गेट वेरियस वैल्यूज ऑफ x। ठीक, तो ये क्या है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एक्सप्रेस करने का तरीका है कि अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्सप्रेस करना हो। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन भी करेंगे तो बड़ा सिंपल सा केस है, इसको तो मैंने ऑलरेडी समझ लिया था कि ये क्या होता है जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तब ऐसा बनता है। ठीक है, अब अगर तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल हो, इसमें एक चीज और, अगर किसी भी इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा हो, सॉल्यूशन आ रहा हो, सॉल्यूशन आने का मतलब क्या है, या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट। सॉल्यूशन आ रहा हो तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। इसको लिख लो पॉइंट को, इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ सॉल्यूशन, कैसा भी हो, यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ सॉल्यूशन देन दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और दूसरा, एंड इफ the system of equations does not have a solution, यानी no solution वाला केस है, then that system of equations is said to be inconsistent, inconsistent। ठीक है, तो कुल मिला के हमने सीखा क्या कि अगर इस आसान से काम को हमें डिटर्मिनेंट से करना हो, ठीक है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, डिटर्मिनेंट से करना हो तो क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट बनाएंगे डेल्टा, फिर उसके फर्स्ट कॉलम को आरएचएस से रिप्लेस करेंगे डेल्टा 1, सेकंड कॉलम को आरएचएस से रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा 2, फिर क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू चेक करेंगे। डेल्टा की वैल्यू में दो बातें हो सकती हैं, या तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो या फिर डेल्टा इक्वल टू जीरो। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो तो यानी यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट कहलाएगा वो भी, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट and as a unique solution given by x is equal to delta 1 by delta, y equal to delta 2 by delta। दूसरा केस, if delta is equal to 0 then there can be two possibilities। क्या क्या possibilities हो सकती हैं, कैसे करेंगे, फिर क्या करना है, then check the values of delta 1 and delta 2, if at least one of delta 1 और delta 2 दोनों में से कोई भी एक या दोनों भी हो, भले ही नॉन जीरो आ जाए, दोनों नॉन जीरो हो या कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, then the given system of equations is inconsistent, मतलब it has no solution। और अगर ये दोनों के दोनों जीरो आ जाएं
देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं? किसी भी एक वेरिएबल को आप k पुट कर दो, यानी कुछ पैरामीटर बोल दो, उसको k बोलो या लैम्डा बोलो, कुछ भी बोल दो, उसको कुछ k पुट कर दिया और फिर दूसरे वेरिएबल को उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। ठीक, ये था दो इक्वेशन दो वेरिएबल में, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम इस मेथड से करेंगे इसको। ये तो इस सब के बिना दो इक्वेशन दो वेरिएबल में, जैसे मैंने शुरू में किए थे, 3 केस किए थे, वो तो वैसे ही करेंगे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि अब हम इसको एक्सटेंड करने वाले हैं 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल पे। ठीक है, तो अब आते हैं क्रैमर्स रूल फॉर 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। चलो, अब अगर हमारे को 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स में 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2 और a3x plus b3y plus c3z equal to d3, इस टाइप की 3 इक्वेशन दे रखी हो। तो अब ये वो बच्चों वाला खेल नहीं है कि x plus 2y equal to 5, 2x plus 3y equal to कुछ 7 है, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, y की वैल्यू आ गई, फिर x की निकाल ली, वो सब अब नहीं चलेगा। क्योंकि अब क्या है, वो ऐसे मतलब थोड़ा बहुत सोच भी सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है तो कुछ कुछ मल्टीप्लाई करके आप पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को, इसके हिसाब से देखें, इस इक्वेशन को अगर आप c2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको c1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यानी z एलिमिनेट हो जाएगा, x और y में हमारे पास इक्वेशन बचेगी, एक इक्वेशन आएगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद में। फिर इस वाली इक्वेशन को c1 से मल्टीप्लाई कर दें, इस और इस वाली इक्वेशन को c3 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास फिर से z एलिमिनेट हो जाएगा, x y में दूसरी इक्वेशन आएगी, वहां से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x और y आ गया तो पुट करके z निकाल सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। बट इसमें क्या आता है, एक समस्या आती है कि जरूरी नहीं है कि अब x y z का यूनिक सॉल्यूशन ही हो। जैसा हमने पिछले केस में सीखा था कि अगर हमारे पास कुछ इक्वेशन और वेरिएबल हैं तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकता है, नो सॉल्यूशन भी आ सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल अगर हैं तो ऑब्जर्व करना बड़ा आसान है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन, लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों में से कुछ भी नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। पहली चीज तो ये कि अगर हमारे पास में x y और z में कोई इक्वेशन दे रखी है तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं, ये एक प्लेन रिप्रेजेंट करती है। प्लेन कैसे समझेंगे अभी आगे। ठीक है, वैसे ये वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पूरा का पूरा चैप्टर है, तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे अभी हम। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ समझ में आएगा, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना कैसे है वो सीखेंगे। पहले तो क्रैमर्स रूल कैसे लगाते हैं। ठीक है, क्रैमर्स रूल मतलब इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, अभी हमारे वही काम का है। फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे कि नो सॉल्यूशन कब बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा। जैसे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में, नो सॉल्यूशन पैरेलल में, इनफाइनाइट कोइंसिडेंट में। इसमें कब कब कैसा होगा वो समझेंगे आगे। पहले मेथड समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ भारी भरकम सा दे रखा है हमारे को, और अगर हमारे को फाइंड आउट करना है कि क्या कोई सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो किस नेचर का आएगा, मतलब यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, और अगर यूनिक है तो सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ये सब हम कहानी सीखने वाले हैं। अब हम तो कुछ स्टेप्स लिखने हैं, वही सेम मेथड है, बस उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं टू 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। तो पहले स्टेप तो क्या है कि एक्सप्रेस डेल्टा एज a1 b1 c1, उसमें 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल थे तो हमारे पास एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बना था। अब क्या होगा, 3/3 का इस प्रकार का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। क्या, लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस। फिर डेल्टा 1 सेम कॉन्सेप्ट, क्या करना है, उसमें फर्स्ट कॉलम को RHS से रिप्लेस किया था, इसमें भी वही करेंगे। लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस, डेल्टा 1 इज इक्वल टू d1 d2 d3, उसके बाद सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3। सिमिलरली अब इसमें डेल्टा 2 आएगा, डेल्टा 2 में सेकेंड कॉलम रिप्लेस करेंगे और इसमें एक और बनेगा डेल्टा 3 बनेगा, उसमें थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 डिटर्मिनेंट बन गए। उसके बाद में, ठीक है, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा स्टेप 1 है कि लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस, डेल्टा 1 दिस, डेल्टा 2 दिस, डेल्टा 3 दिस। ठीक, नेक्स्ट स्टेप 2,
वही सेम चीज क्या करेंगे, चेक द वैल्यू ऑफ डेल्टा। वैसे तो वैल्यू तीनों की निकालनी है हमारे को, ठीक है। चेक द वैल्यू ऑफ डेल्टा। अब करना क्या है कि इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent and has a unique solution given by x is equal to delta 1 upon delta, y is equal to delta 2 upon delta, z is equal to delta 3 upon delta। ये बन जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। जैसे पहले किया था एग्जैक्टली सेम। डेरिवेशन का मेथड आपको मैं समझा देता हूं कैसे किया था। उसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट कॉलम को x से मल्टीप्लाई किया था। इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर x से डिवाइड भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ a1x a2x a3y बने, सॉरी a3x बनेगा। सेकेंड कॉलम को y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और थर्ड कॉलम को z से मल्टीप्लाई इस करके इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, मतलब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, c1 में हम कर देंगे c1 प्लस y टाइम्स ऑफ c2 प्लस z टाइम्स ऑफ c3। तो यहाँ बन जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, वो तो d1 है तो यहाँ d1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ d2, सिमिलरली यहाँ d3, वो तो यही बन जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा डेल्टा बन जाएगा। तो यानी कि क्या आ जाएगा, x इंटू डेल्टा, सॉरी डेल्टा 1 बन जाएगा। तो यानी यहाँ से x क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। सिमिलरली y इज इक्वल डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z इज इक्वल डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, ये बन जाएगा, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप 3, अगर डेल्टा 0 हो जाए तो क्या होगा। तो क्या हुआ था उसमें, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन चेक द वैल्यूज ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। वही सेम स्टेप्स, चेक द वैल्यूज ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। अब इसी में फर्स्ट पार्ट, if at least one of delta 1 or delta 2 or delta 3 is not equal to 0, ठीक है। if at least one of delta 1 or delta 2 or delta 3 is not equal to 0, then the given system of equations is inconsistent, मतलब then the given system of equations is inconsistent and has no solution, ठीक है, and has no solution। और उसके बाद नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इसी में आगे इधर लिख रहे हैं, इफ डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा तो 0 है ही, हमारा जो डेल्टा है डेल्टा तो 0 है ही, ये भी तीनों के तीनों 0 आ जाएं, एक भी नॉन 0 आ गया तो नो सॉल्यूशन, तीनों के तीनों 0 आ जाएं तो फिर अभी ये पक्का नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट ही आएंगे इस केस में। देन लिखो, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस may have infinite solution। क्यों, अभी समझते हैं, ठीक है। may have infinite solutions। अब आगे लिखो, in order to find those infinite solutions, put any one variable ब्रैकेट में लिखो से z equal to k where k belongs to r। In order to find those infinite solutions, put any one variable say z equal to k where k belongs to r in any two of the given equations। 3 इक्वेशन है, किसी भी 2 में, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट में और सेकंड में कर देंगे। in any two of the given equations, ब्रैकेट में लिख लेना से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, किसी भी 2 इक्वेशन में हमने z को फॉर एग्जांपल k पुट कर दिया वेयर k इज एनी रियल नंबर। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अब यहां इसको हटा देते हैं हम। उसके बाद में क्या करना है, हमारे पास आएगा क्या, एंड एक्सप्रेस द 2 equations as, एक मिनट, इसको ऐसा मत लिखो, इसको ऐसा लिख लो, एंड एक्सप्रेस द 2 equations in terms of k as
दिस इन टर्म्स ऑफ के। जैसे फॉर एग्जांपल हमने z को k पुट किया था, आप z की जगह पे आप चाहो तो y को भी कर सकते हो, x को भी कर सकते हो, फिर वो इधर आ जाएगा, बाकी दोनों बच जाएंगे। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हमने z को k पुट किया, तो अब बाकी दोनों वेरिएबल्स को हमने क्या किया, k की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, ये तो कुछ कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन से तो सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। ये तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला केस हो गया। अब जरूरी नहीं है कि आप क्रैमर्स रूल से निकालो, क्यों निकालेंगे क्रैमर रूल से भाई, ये तो वैसे ही निकाल सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल समझने के लिए मान लो आपके पास कुछ ऐसा है 2x + 3y इज इक्वल टू 3 - 4k और 3x - 4y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 + 2k। मान लो ऐसी कोई दो इस फॉर्म की दो इक्वेशन आ गई, तो अब क्या करोगे भाई, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, x और y दोनों निकल जाएंगे। इस तरीके से x और y दोनों निकल गए, लेकिन दोनों के दोनों आएंगे कैसे, k की फॉर्म में आंसर आएगा, k की फॉर्म में तो आएगा। तो अब हमने किया क्या, एक्सप्रेस द टू इक्वेशंस in the form of k as this and solve them to find the values of x and y and solve them to find the values of x and y in terms of k, ठीक है। तो यानी कि अब इस स्टेप के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इस स्टेप के बाद हमारे पास x भी आ गया k की टर्म में, y भी आ गया k की टर्म में, z भी आ गया, z तो हमने k ही लिया था, वो भी k की टर्म में, यानी z तो इक्वल टू k ही आएगा। ये हो सकता है कुछ 3 - 2k/5 ऐसा कुछ इस टाइप का कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी k की फॉर्म में, ये भी k की फॉर्म में, ये भी k की फॉर्म में। अब वेयर k इज एनी रियल नंबर, तो मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k हमारे पास में x और y के डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके ही तो निकाला है ये। अब यहां पर पेंच क्या है, हमने यहां पे लैंग्वेज क्या बोली थी कि इफ Δ1 = Δ2 = Δ3 = 0 then the given system of equations may have infinite solutions। वो may वर्ड इसलिए यूज किया था क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है, अभी हमने क्या किया, एक वेरिएबल को हमने k पुट किया दो इक्वेशन में और फिर x और y निकाल लिया उसकी हेल्प से, क्योंकि दो x और y निकालने के लिए दो इक्वेशन सफिशिएंट है, तीसरी की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब यहां से जो हमारे पास x और y निकल के आया वो इसमें पुट करेंगे, x यहां पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, y यहां पुट करेंगे और z तो k ही है वो यहां पुट करेंगे। अगर वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अदरवाइज बोलेंगे नो सॉल्यूशन है। तो अब इसके बाद क्या लिखना है, नेक्स्ट लिखो, इफ द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, if the values of x, y and z thus obtained satisfy the third equation, then the given system of equations is consistent and has infinite solutions given by जो भी यहां पे आ चुका है। Then the given system of equations is consistent and has infinite solutions given by the values of x, y and z previously obtained in terms of k। ठीक है, but if, आगे next line, but if the values of x, y and z, but if the values of x, y and z do not satisfy the third equation, then the given system of equations is inconsistent and has no solution। Then the given system of equations is inconsistent and has no solution। ठीक है, उम्मीद है नोट कर लिया होगा सबने। अब इसको थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन से अभी इसको समझेंगे, पहले थोड़ा कंसेप्चुअली समझते हैं, कंसेप्चुअली हो क्या रहा है। अभी आपको बताया कि जो x, y और z में जो हमारे पास में इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो प्लेन की इक्वेशन होती है। ये क्यों होती है, कैसे होती है, वो सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और आगे नेक्स्ट चैप्टर में सॉरी वेक्टर 3D जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा। अभी तो हम इतना तो हम जानते हैं कि x और y में इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन होती है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबने पढ़ रखा है भाई, ऐसे जैसे ये है x और y में इक्वेशन है। आप सिंपली ये समझो कि एक z कंपोनेंट और आ गया, z और आ गया तो ये एक तरह से, इसको ये देखो, ये एक तरह से ये z और आ गया तो ये क्या बन गया, अब ये एक प्लेन बन गया। लाइन तो थी ही, एक कंपोनेंट बाहर की तरफ आ गया तो ये क्या आ गया, ये एक प्लेन हो गया। समझ में आई बात सबको? ठीक है, अब हम समझ रहे हैं कि
नो सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। जैसे हमने दो इक्वेशन दो वेरिएबल में समझा था कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। नो सॉल्यूशन जब पैरेलल लाइंस होती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अब अगर तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है, यानी कि वो क्या है, तीन प्लेन्स की इक्वेशन है, तीन प्लेन की है, तो एक ही प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन बिल्कुल प्लेन, ठीक है। तो तीन प्लेन्स की इक्वेशन अगर हमारे पास में है तो उसमें नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो सकते हैं, वो समझ रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले हम समझ रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है, ठीक है। जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, अगर तीन प्लेन की इक्वेशन दे रखे हैं, तीन प्लेन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये, इसको ऐसा करते हैं, ऐसे खोल देते हैं, ठीक है। तो एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, ठीक है। दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं, जब इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। टू प्लेन्स, जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट पे नहीं, वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। टू प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन, तो दो लाइंस का तो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक ही सॉल्यूशन आता है। लेकिन अगर दो प्लेन्स, अभी तीसरे प्लेन को नहीं पिक्चर में लाए, दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ करते हैं। बिकॉज इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट इस वाले प्लेन पे भी लाई कर रहे हैं, इस वाले प्लेन पे भी लाई कर रहे हैं। जब हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो प्लेन का मतलब इतना ये नहीं है कि सिर्फ ये इतना सा ही है, मीन्स ये यहाँ से अप टू इन्फिनिटी, ऐसे इधर इधर ये सब अप टू इन्फिनिटी। जैसे लाइन होती है, लाइन जब हम बनाते हैं, हमने बनाई ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतनी सी है, वो अप टू इन्फिनिटी जा रही है सब दोनों तरफ से, ठीक है। तो वैसे ही प्लेन की बात है कि जब हम बात कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, तो मतलब ये प्लेन इधर से इधर से इधर से इधर से अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, प्लेन सरफेस है पूरा। अब दो प्लेन्स अगर होते हैं, देन टू प्लेन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट इन अ लाइन, ठीक। अब अगर हम एक तीसरा प्लेन पिक्चर में ले आए, ठीक है, जैसे मान लो एक ये प्लेन था, एक ये प्लेन था। अब मान लो एक और प्लेन आ गया, ठीक है, हवा में उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन सरफेस। ये वाला प्लेन अब मान लो इस टाइप से है कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मतलब ये इसको कट करता हुआ जा रहा है। तो ये जहां पे कट किया, समझने के लिए इसको हम इधर का पॉइंट, ये ऐसे, ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है सब कुछ, ठीक है, मतलब ये अप टू इन्फिनिटी, ठीक, ये भी अप टू इन्फिनिटी, ये भी अप टू, ये जो भी है इधर से भी इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, पूरा सरफेस पूरा फैला हुआ है, ठीक। तो जब ये ऐसे गया तो ये कहां पे इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो तीन प्लेन्स अगर इस तरीके से हैं कि ये दोनों जैसे हैं, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गई इसकी, ये वाला हम प्लेन लेके आए। देखो अब ये वाले प्लेन की अगर बात करें, इधर से समझते हैं, मान लो इधर जा रहा है ये, तो ये या ऐसा कर लेते हैं, इससे ये दिखेगा, ये प्लेन जा रहा है, तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, ध्यान से समझना भाई, दो ही हाथ हैं, समस्या आ रही है थोड़ी सी। जो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन है, ये भी इनफाइनाइट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो ये वाला प्लेन है और जो ये वाला प्लेन है, ये भी इनफाइनाइट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें तो तीनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, तो तीनों का कॉमन सॉल्यूशन तो सिर्फ एक ये वाला पॉइंट है, ये इकलौता ऐसा पॉइंट है जो इस प्लेन पे, इस प्लेन पे और इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन ऐसे बनता है, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन कब हो सकता है, नो सॉल्यूशन जैसे टू डायमेंशन होता है कि दो लाइंस जब पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। वैसे सिंपल सी बात है, एक प्लेन दूसरा प्लेन सिमिलरली एक ऊपर से तीसरा प्लेन और गुजार दें तो वो भी अगर पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है कि टू डायमेंशन में, यानी जब हम लाइंस की बात करते हैं, दो ही इक्वेशन और दो ही वेरिएबल्स अगर होते हैं, तो पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है ऑब्जर्व करना बड़ा आसान है। इक्वेशन में a1/a2 b1/b2 के अगर बराबर है, c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन बड़ी आराम से हो जाती है। प्लेन में भी ये तो हो जाता है कि अगर a1, ये सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लीकेबल है, ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे चैप्टर में, कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, नॉट इक्वल टू d1/d2 हो, तो प्लेन्स पैरेलल होते हैं, तो उस केस में नो सॉल्यूशन आएगा। लेकिन समस्या क्या आती है कैलकुलेशन में कि सिर्फ यही केस ऐसा नहीं है जब नो सॉल्यूशन आए, और भी केस हो सकते हैं जब नो सॉल्यूशन आए। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, तीसरा प्लेन अभी हमने क्या किया था, ऐसे इंटरसेक्ट करवाया था, ऐसे ना होकर के मान लो ऐसे जा रहा है, ये प्लेन है तीसरा, ये तीसरा प्लेन है, तो ये तीनों तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे ना। ये देखो, ये इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं,
ये इनफाइनाइट पॉइंट, ये इनफाइनाइट पॉइंट, लेकिन तीनों तो कहीं पे भी नहीं आ रहे ना, कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे तीनों प्लेन्स के ऊपर आ रहा हो। तो ये क्या है, ये ना तो पैरेलल प्लेन है, बट स्टिल नो सॉल्यूशन आएगा। तो इसीलिए जब तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल आते हैं हमारे पास में, तो उस केस में ऑब्जर्वेशन इतनी आसान नहीं होती है, देख के नहीं बता सकते हैं कि नो सॉल्यूशन आएगा या क्या आएगा, तो हमें कैलकुलेशंस ही करनी पड़ती हैं। और ये जो हम मेथड सीख रहे हैं क्रैमर्स रूल, ये कैलकुलेशन करने का ही तरीका है कि तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल आए तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है कि नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और केस, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो भी अगर तीनों प्लेन कोइंसिडेंट हो, सबसे पहला केस तो एक ये प्लेन हो गया, जैसे लाइंस में होता है, तो अगर एक ये प्लेन है, दूसरा भी यही प्लेन है, मतलब इसके ऊपर ही लाई कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल a1 अपॉन ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, यहाँ पे कर दें 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 10, तो वो क्या है, 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, सेम ही बन जाएगा। तो दूसरा प्लेन भी ऐसा हो, तीसरा प्लेन भी कोइंसिडेंट हो, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 15 बन जाए, तो तीसरा प्लेन भी कोइंसिडेंट हो, तो यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। बट और केस भी बन सकते हैं। और केस कैसे बन सकते हैं, जैसे सोच सकते हैं क्या अपने आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो प्लेन्स हैं, एक ये प्लेन एक ये प्लेन, ये इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तीसरा प्लेन ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे ही जा रहा है, कहीं से भी ऐसे जाए ऐसे जाए, ये इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास हो रहा हो अगर तीसरा प्लेन, तो इस केस में क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो तीनों प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब भी आ सकते हैं इवन व्हेन द प्लेन्स आर नॉट कोइंसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा ये केस भी हो सकते हैं कि दो प्लेन्स कोइंसिडेंट हो, तीसरा प्लेन पैरेलल हो जाए, तो भी नो सॉल्यूशन बन सकता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन वाला एक और केस बन सकता है। या फिर दो प्लेन्स पैरेलल हो, ठीक है, तीसरा प्लेन पैरेलल ना हो करके, ठीक है, दो प्लेन्स मान लो ये पैरेलल हैं, ये दो ऐसे पैरेलल हैं, और तीसरा प्लेन जो है वो ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, तो वो पैरेलल नहीं है, लेकिन इसको इनफाइनाइट पे कट करेगा, इसको भी इनफाइनाइट पे कट करेगा, नीचे वाले को, बट कॉमन पॉइंट तीनों में कोई नहीं आएगा, तो उस केस में नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के भी डिफरेंट केस हो सकते हैं, इनफाइनाइट के भी डिफरेंट, की कोइंसिडेंट है, या फिर जो तीसरा प्लेन है वो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास कर रहा हो, चाहे वो ऐसे जाए, किसी भी एंगल पे हो, कहीं से भी जाए, ऐसे जाए, तो वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो मतलब ये है कि जब भी हमारे पास में तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल आती हैं, तो इक्वेशन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके नहीं बताया जा सकता कि ये कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसलिए उसकी कैलकुलेशन को ही आसान करने के लिए हम ये यूज करते हैं क्रैमर्स रूल। उसके हमने ये सारे स्टेप्स सीख लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब नेक्स्ट आएगा इसके क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन, इसके कॉन्सेप्ट जो है, जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं, ये सारा का सारा बढ़िया से पढ़ लो। नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, और वो जो क्वेश्चंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ये जो टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस। एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं इसके, मतलब, लेकिन उसमें इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आते, मेंस में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है इसका। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय।